सानेहा APS की 8वीं बरसी सदर मुमलकत आरिफ अलवी का पैगाम, कहा हमारे दिलों में आज भी इस दिलखराश वाक़े की याद ताज़ा है। ये दिन हमें आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की अजीम कुर्बानियों की हमेशा याद दिलाता रहेगा। पूरी कौम दहशत गर्दी की वाक़यात को हतमी तौर पर ख़त्म करने के लिए यकजा है। कोई भी कोशिश दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं बना सकती। उसामा बिन लादेन मर चुका, लेकिन गुजरात का कसाई जिंदा है। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने इंडियन हम मनसब एस जयशंकर के बयान पर रद्द अमल का इजहार कर दिया। बयान में कहा, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी की जंग में कई जानों की कुर्बानी दी, हम क्यों अपने लोगों को तकलीफ पहुंचाएंगे, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। एक ऐसा मुल्क जिसने अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन की मेजबानी की, उसे ये हक नहीं कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में नसीहत आमोज तकरीर करे। सानेहा APS के शोहदा ने पूरी कौम को दहशत गर्दी के खिलाफ मुतहद किया। अब पाकिस्तान दरीबना अमन और तरक्की की जानिब गामजन है। अल्लाह ताला आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा के दराजात बुलंद करे और इनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का सानेहा APS के स्याह दिन पर बयान। इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें खत्म कर दी तो इमरान खान की गिरफ्तारी में आसानी होगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का दावा। निजी TV के प्रोग्राम से गुफ्तगू, बोले इस वक्त इमरान खान ने 2 सूबाई हुकूमतों को अपनी शील्ड बनाया हुआ है। जब उन्हें गिरफ्तारी का खदशा होता है तो पेशावर या लाहौर चले जाते हैं। दोनों हुकूमतें खत्म हुई तो कानून उन्हें हाथ अपनी गिरफ्त में लेगा। अता तारड़ मुआवने खुसूसी बराए कानूनों दाखिला मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। NED यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म का कत्ल, मरकजी मुलजिम 11 घंटे में गिरफ्तार। दूसरे मुलजिम की तलाश में पुलिस ताहाल सरगर्म। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वारदात में मुलव्वस एक मुलजिम ने अफगानिस्तान के झंडे लगे कमीज पहन रखी थी। कोरोना के मजीद 30 केसेस रिपोर्ट, 32 मरीजों की हालत तशवीशनाक। आलमी अदारा सेहत ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 6030 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 50% रही। चेयरमैन PCB रमीज राजा का PSL के 8वें सीजन के सिलसिले में होने वाले ड्राफ्ट की तकरीब। कहा, आप सोच भी नहीं सकते कि इस बार PSL कितना बड़ा होने वाला है। कोशिश है कि हर साल इस ब्रांच को बड़े से बड़ा बनाया जाए। बड़े बड़े प्लेयर्स इस एडिशन के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं। आराम न मिलने बायस इंजरीज ज्यादा हो रही हैं। ये खेल का हिस्सा है, इंजरी होती रहती है। इंजरीज ज्यादा होने की वजह से कॉम्बिनेशन मुतासिर हुआ। हमें इसको देखना चाहिए कि ये किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। कप्तान बाबर आजम की मीडिया से गुफ्तगू। भारत में मुजाहिरीन ने काम न करने वाले सियासतदानों को गधा करार दे दिया। मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान सड़क ब्लॉक की। अपने इलाके में कचरे, आवारा कुत्तों और स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल भी हल करने का मुतालबा कर दिया। मलेशिया में सियाहती मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, 16 अफराद हलाक, 17 लापता हो गए। अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू किए गए कुछ खानदानों ने करीबी पुलिस स्टेशन में पनाह ली। और ईरान के अफशीन दुनिया के सबसे छोटे आदमी करार, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं सायरा सैयद और मैं हूं हमजा भट्टी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान ने सिर्फ मईशत बल्कि सियासत और इखलाकियात को भी तबाह कर दिया है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया, जबकि इजलास में आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों पर भी बातचीत की गई। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने न सिर्फ मईशत बल्कि सियासत और अखलाकियात को भी तबाह कर दिया है। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की कि अवाम को रिलीफ फराहम करें और साथ ही हकाइक भी उनके सामने रखे जाएं। वज़ीर आज़म ने डिजिटल और सोशल मीडिया टीम को मीडिया पर पीटीआई प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब देने की हिदायत करते हुए कहा कि आम आदमी तक पार्टी का पैगाम पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाए। पीटीआई का असल चेहरा सामने लाने के लिए सच लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि पहले जनरल मुशर्रफ और अब जनरल बाजवा ने इन लोगों को एनआरओ दे दिया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि लोग मायूस हो चुके हैं और कानून की हुक्मरानी ही मुल्क को दलदल से निकाल सकती है। किसान, ताजर समेत हर तबका परेशान है, इसलिए मुल्क में कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ मुकदमात हमारे दौर में नहीं बने थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपने करप्शन के मुकदमात खत्म किए, जबकि 8 माह में 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए हैं। इमरान खान ने कहा कि एक साजिश के तहत रजीम चेंज की गई। पहले साजिश के तहत उनको मुसल्लत किया गया और नैब वाले कहते थे इनके केसेस मैच्योर हैं, लेकिन पीछे से इजाजत नहीं। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआविन खुसूसी बराए दाखिला और कानूनी उमूर मुकर्रर कर दिए गए। वज़ीर आज़म ने अताउल्लाह को मुआविन खुसूसी बराए दाखिला और कानूनी अमूर मुकर्रर करते हुए वफाकी वज़ीर का दर्जा भी दे दिया है। वफाकी काबीना अता तारड़ के वफाकी वज़ीर के ओहदे से मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि अताउल्लाह तारड़ को वफाकी वज़ीर की तमाम राहत हासिल होंगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि सियासत में दरवाजे नहीं बंद किए जा सकते। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खान साहब से मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात हुई। इमरान खान 17 दिसंबर को रात 8 बजे कौम से खिताब करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इमरान खान असेंबलियां तोड़ने का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सियासत को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि गैर आईनी हुकूमत पर टोकरा रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि नैब केसेस खत्म कराने वालों को एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए। और उन्होंने कहा कि शेख रशीद अहमद ने कहा मईशत कौमी जमानत होती है और कोई मुल्क माशी इस्तेहकाम के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ये इमरान खान को नाअहल करके नगरां हुकूमत की मुद्दत बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान को फैटिफ का रुकन बनने का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने G77 वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पायदार तरक्की और अहदाफ के हसूल के लिए मुश्तरका काविशें दरकार हैं और सलामती कौंसिल में दहशतगर्दी पर बहस के दौरान पाकिस्तान को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हमने FATF के 2 इलेक्शन प्लान मुकम्मल किए हैं। पाकिस्तान को फैटिफ का रुकन बनाया जाए। पाकिस्तान दरपेश चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की जानिब से ठोस इकदाम किए गए और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए फैटिफ ने हमारे इकदाम की तौसीक की, क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियाँ किसी से कम नहीं। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें ख़त्म कर दी तो इमरान खान की गिरफ्तारी में आसानी होगी। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने अपने एक बयान में कहा कि वक्त आ गया कि इमरान खान ने 2 सूबाई हुकूमतों को अपनी शील्ड बनाया हुआ है। जब उन्हें गिरफ्तारी का खदशा होता है तो पेशावर या लाहौर चले जाते हैं। अहसन इकबाल ने कहा कि दोनों हुकूमतें ख़त्म हुई तो कानून इन्हें हाथ में लेना चाहेगा तो ले लेगा। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब ने कहा कि इमरान खान ने तोशाखाना से जो भी चीज ली पैसे दे कर ली है।
فاروق حبیب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ سب تحائف عمران خان نے اپنے اثاثوں میں ظاہر بھی کیے، جبکہ زرداری نے توشہ خانے سے BMW گاڑی، نواز شریف نے مرسیڈیز گاڑی لی۔ انہوں نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی نے توشہ خانے سے ہار لیا۔ آصف زرداری پر پاپڑ والے، فالودے والے کے کیس ہیں، جبکہ شریف برادران پر مقصود چپڑاسی کیس ہے۔ عمران خان کو بطور کرکٹر جتنے بھی پلاٹ ملے وہ انہوں نے شوکت خانم اسپتال کو دے دیے۔ سپریم کورٹ نے قومی ایئر لائن کی مزید بھرتیوں کی اجازت دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ میں PIA کی بھرتیوں کی اجازت کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ وکیل قومی ایئر لائن نے عدالت کو موقف پیش کیا کہ PIA 5 نئے جہاز خریدنا چاہ رہی ہے، جس کے لیے اضافی عملے کی ضرورت ہے۔ PIA نے عدالت سے ملازمین کی نئی بھرتیوں کی اجازت طلب کی تو سینکڑوں نئی بھرتیوں کا سن کر عدالت عظمیٰ بھی حیران رہ گئی اور استفسار کیا کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ نئے ملازمین کو تنخواہیں کہاں سے دیں گے، نئی بھرتیاں کیوں اور کن عہدوں پر کرنی ہیں۔ وکیل نے بتایا کہ PIA کو فوری طور پر 80 پائلٹس میں 250 بھرتیاں کرنی ہیں۔ عدالت نے قومی ایئر لائن کی مزید بھرتیوں کی اجازت دینے کی استدعا مسترد کر دی اور نئے جہازوں کے لیے روٹس اور ادائیگی کے علاوہ بزنس پلان کی تفصیلات بھی طلب کر لیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم سواتی کی متنازع ٹویٹس کے کیس میں درخواست ضمانت پر فیصلہ ایک بار پھر مؤخر ہو گیا۔ اعظم سواتی کی جانب سے متنازع ٹویٹ کے کیس میں درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر آج بھی محفوظ فیصلہ نہ سنایا جا سکا۔ نئے تعینات ہونے والے جج اعظم خان نے تاحال بطور اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد کا چارج نہیں سنبھالا، جبکہ اعظم سواتی کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر سماعت 19 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ عامر لیاقت کی اہلیہ دانیہ شاہ کی والدہ نے بشرا اقبال پر بیٹی کو اغوا کرانے کا الزام لگا دیا۔ گزشتہ روز FIA نے پنجاب کے علاقے لودھرا میں کارروائی کرتے ہوئے مرحوم MNA عامر لیاقت کی تیسری اہلیہ کو گرفتار کیا تھا، جس پر دانیہ شاہ کی والدہ سلمہ میڈیا سے گفتگو کے دوران بیٹی کی گرفتاری پر بات کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئیں اور عامر لیاقت کی سابقہ اہلیہ پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ بشرا ہی ہے جس نے سب کچھ کیا ہے، بشرا ہی ہے جس نے کیس کیا، بشرا نے ہی عامر لیاقت کو قتل کروایا اور اب میری بیٹی کو اغوا کروایا ہے۔ دانیہ کے والدہ نے کہا کہ پولیس ہمارے گھر میں گھس آئی، ہمیں مارا اور کہا کہ آپ پڑوسیوں سے جھگڑا ہوا ہے آپ لوگ صدر تھانے آ جائیں۔ اس کے بعد پولیس والے دانیہ کو بغیر کپڑے تبدیل کیے ساتھ لے گئے۔ جب ہم تھانے پہنچے تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ریکارڈنگ منصوبے کی تاریخ پر معاہدے لندن میں دستخط ہو گئے ہیں۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق ریکارڈنگ پاکستان کی تاریخ میں بیرونی سرمایہ کاری کا سب سے بڑا معاہدہ ہوا۔ تفصیلات کے مطابق ریکارڈنگ معاہدے کے تحت مجموعی طور پر $8 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان نے کہا کہ معاہدے پر دستخط کے بعد پاکستان پر بین الاقوامی عدالت کا جرمانہ بھی غیر مؤثر ہو گیا ہے۔ شوگر ملز مالکان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب، شوگر ایڈوائزری بورڈ نے چینی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزارت پیداوار کے مطابق ہر 15 روز بعد قیمت کا جائزہ لے کر مزید چینی برآمد ہو سکے گی، جبکہ مجموعی طور پر 5 لاکھ ٹن چینی برآمد کی جائے گی، لیکن پہلے مرحلے میں 1 لاکھ ٹن چینی برآمد کی اجازت ہوگی۔ نجی ٹی وی کے مطابق شوگر ملز مالکان نے حکومت کے فیصلے کو مثبت قرار دے دیا۔ فیصلے سے کسانوں کو ادائیگی اور قیمتی زر مبادلہ بھی حاصل ہوگا۔ پشاور کے 3 بڑے ہسپتالوں سے 6 ماہ سے انسولین اور انیستھیزیا ادویات دستیاب نہ ہونے کا انکشاف ہو گیا۔
हस्पताल ज़राए के मुताबिक लेडी रीडिंग अस्पताल, खैबर टीचिंग अस्पताल और हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 6 माह से इंसुलिन दस्तयाब नहीं है, जिसके बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना है। लेडी रीडिंग अस्पताल में एनेस्थीसिया की अद्वियात भी दस्तयाब नहीं है। मरीजों का शिकवा है कि एनेस्थीसिया की अद्वियात ना होने से उनके ऑपरेशंस भी मुलतवी किए गए हैं। तर्जुमान LRH के मुताबिक हमारे पास ज़ेर इलाज मरीजों के लिए इंसुलिन दस्तयाब है, ताहम OPT मरीजों के लिए मुफ्त इंसुलिन दस्तयाब नहीं है। चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर सरहदी फोर्सेस के माबैन जंग बंदी हो गई। गुज़श्ता रोज चमन बॉर्डर पर पाकिस्तानी और अफगान फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था, जिसमें खातीन और बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी हुए थे, जिसके बाद पाक अफगान बॉर्डर पर सरहदी फोर्सेस की माबैन जंग बंदी हो गई है। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक जंग बंदी के बाद बाब दोस्ती दो तरफा तजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बहाल है और कस्टम ट्रेड के मामूल के सरगर्मियां भी जारी हैं। सिक्योरिटी हुकाम ने बताया कि चमन बॉर्डर के करीब इलाकों में मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो गई है, ताहम किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। तुर्किया में कार में होने वाले बम धमाके में 8 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक अल सुबह तुर्किया के जुनूब मशरकी सूबे में हुआ, जहां सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में बम नस्ब था। गाड़ी में 5 बजे के करीब धमाका हुआ, जिसकी जद में करीब से गुजरने वाली पुलिस वैन भी आई, जिसके नतीजे में अब तक 8 पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की तस्दीक हुई है। तुर्क वजीर दाखिला के मुताबिक धमाके के बाद 2 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिन पर धमाके की सहूलतकारी का शुबा है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को जनूबी एशिया का दूसरा महंगा तरीन मुल्क करार दे दिया। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से जारी करदा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में शरह नमू में कमी और पाकिस्तान में आने वाले सैलाब के बायस 2023 में ग्रोथ 6.5% से कम होकर 6.3% तक की तवक्को है। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया गया कि 2022 में जनूबी एशिया में इलाकाई महंगाई की शरह मामूली कमी के साथ 4.5% से 4.4% मुतवक्के है, जबकि जनूबी एशिया में दूसरे रेंजेस में मुकाबले में ज्यादा ग्रोथ मुतवक्के है, जिसके बायस जनूबी एशिया महंगाई में दूसरे नंबर पर मुमालिकत की निस्बत की कम मुतासिर होगा। आपको बताएं कि कोरोना के वार जारी हैं। मुल्क भर में मजीद 30 मुस्बत केसेस सामने आ गए हैं। कौमी दायरा सेहत के अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6000 से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 30 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आए, जबकि मस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.50% रही। NIH की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, ताहम 32 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ा और आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहर अली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान अजहर अली ने कहा कि कराची टेस्ट मेरे करियर का आखिरी टेस्ट होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरे लिए एजाज की बात है। उन्होंने कहा कि 100 टेस्ट अब मुकम्मल नहीं हो सकते। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मैं हमेशा से यही चाहता था कि एक अच्छे अंदाज में करियर का इख्तिताम कर सकूं और वो पूरा हो गया। इसके लिए अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूं। और आपको बताएं कि कराची टेस्ट से पहले शाहीनों को बड़ा धचका, ओपनर इमामुल हक इंजरी का शिकार हो गए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कप्तान बाबर आजम ने कहा कि फाइनल 11 के हवाले से आज रात फैसला करेंगे। ताहम नेशनल स्टेडियम की पिच स्पिनर्स के लिए साजगार है, अपनी गलतियों से इज्तनाब बरतने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि इमामुल हक इंजरी के बायस कराची टेस्ट मैच में शिरकत नहीं करेंगे। उन्हें हैमस्ट्रिंग का इशू है। खिलाड़ी मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसकी वजह से इंजरीज हो रही हैं। 1-2 रोज़ आराम मिलता है, जो कि कम है। उन्होंने अजहर अली के हवाले से कहा कि अजहर अली हमारे लिए एक मिसाल रहे हैं। उन्होंने कैरियर में कई यादगार इनिंग्स खेली, उनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं।
سانحہ اے پی ایس کو 8 برس بیت گئے مگر زخم آج بھی تازہ ہے۔ 16 دسمبر 2014 کو ہر آنکھ اشک بار تھی، ملک سوگ میں ڈوب چکا تھا، ہر طرف قیامت جیسا سناٹا تھا۔ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کا خواب دیکھنے والے والدین بچوں کے ساتھ اپنے سارے خوابوں کو بھی دفن کرتے رہے اور روتے بلکتے بس ایک ہی سوال پوچھتے رہے کہ آخر ان کے بچوں کا قصور کیا تھا۔ اس حوالے سے زینہ شہزادی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ سولہ دسمبر 2014 کو تحریک طالبان پاکستان سے وابستہ 6 بندوق برداروں نے پاکستان کے شمال مغربی شہر پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردانہ حملہ کیا۔ عسکریت پسند جن میں تمام غیر ملکی شہری تھے، 1 چیچن، 3 عرب اور 2 افغان شہری شامل تھے، اسکول میں داخل ہوئے اور اسکول کے عملے اور بچوں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس میں 132 اسکول کے بچوں سمیت 149 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ ایک ایسا دردناک سانحہ تھا جس نے پوری دنیا کو رنجیدہ کر دیا۔ جوابی کارروائی میں پاکستان نے پاک فوج کے اسپیشل سروسز گروپ کے خصوصی دستوں کی جانب سے ایک ریسکیو آپریشن شروع کیا، جس میں تمام کے تمام 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا اور باقی 960 افراد کو بچا لیا۔ بعد ازیں طویل عرصے میں پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے باقاعدہ ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا۔ پاکستان میں ان حملوں کا جواب دیتے ہوئے سزائے موت پر پابندی اٹھا لی گئی۔ شمال مغربی پاکستان میں جنگ کو تیز کیا گیا اور فوجی عدالتوں کو آئینی ترمیم کے ذریعے عام شہریوں پر مقدمہ چلانے کا اختیار دیا گیا۔ 2 دسمبر 2015 کو پاکستان نے پشاور کے قتل عام میں ملوث 4 عسکریت پسندوں کو پھانسی دے دی۔ اس حملے کا ماسٹر مائنڈ عمر خراسانی 7 اگست 2022 کو افغانستان میں سڑک کے کنارے نصب بارودی سرنگ سے مارا گیا تھا۔ اور آپ کو بتائیں کہ ٹویٹر نے CNN اور نیو یارک ٹائمز کے صحافیوں کے اکاؤنٹس معطل کر دیے ہیں۔ کئی صحافیوں نے حال ہی میں ٹویٹر کے نئے مالک ایلون مسک کے بارے میں لکھا تھا۔ ایلون مسک کے مطابق دن بھر ان پر تنقید کرنا ٹھیک ہے، لیکن ان کی لوکیشن فالو کرنا اور ان کے خاندان کو خطرے میں ڈالنا ہرگز ٹھیک نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ذاتی معلومات کی اشاعت پر پابندی کے قوانین کا اطلاق صحافیوں سمیت سبھی پر ہوتا ہے۔ دوسری جانب CNN نے ٹویٹر سے صحافیوں کی معطلی پر وضاحت طلب کرتے ہوئے کہا کہ ٹویٹر کے جواب کی بنیاد پر تعلقات کا ازسر نو جائزہ لیا جائے گا۔ اور سکوت ڈھاکہ کو 51 برس بیت گئے۔ 16 دسمبر 1971 تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جب پاکستان کو دشمنوں کی سازشوں نے 2 لخت کر دیا۔ پاکستان کے وجود سے انکاری بھارت کی سازش نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ 1970 کے انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان کو اکثریت ملی مگر اقتدار کی منتقلی کا مرحلہ طے نہ کر پا سکے۔ بھارت نے موقع کو غنیمت جانا، آپریشن جیک پاٹ لانچ کیا اور پھر بھارتی فوج اور مکتی باہنی کے گٹھ جوڑ نے مشرقی پاکستان کی گلیوں میں خون کی ہولی کھیلی۔ پاکستان دوستوں کی مدد کا منتظر رہا مگر چھٹا بحری بیڑا پہچانا نہ دوست بن سکا اور مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو کر دنیا کے نقشے پر بنگلہ دیش کے نام سے نیا ملک بن گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وائس نیوز۔